नाजरीन आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। मैं हूं सैयद फैसल अली और आज तकरार में मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो तीसरी पीढ़ी की नुमाइंदगी कर रही है सियासत में। हरियाणा के वजीर आफ्ताब अहमद साहब हमारे साथ हैं। इनके वालिद भी सियासत में रहे, वो भी एमएलए रहे। उनके जो दादा हैं वो भी एमएलए रहे, वालिद शायद मिनिस्टर भी रहे और एमपी भी रहे। यानी कि एक वो खानवादा है जिसका सियासत पे काफी गहरी पकड़ भी है और काफी गहरी नजर भी है। और अभी मौजूदा सूरत हाल में मौजूदा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कैबिनेट में आफ्ताब साहब वजीर हैं, आज हमारे साथ हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस की हार का सबब क्या था, कांग्रेस की आने वाले इलेक्शन में क्या सूरत हाल होगी और मुसलमानों को लेकर के हरियाणा सरकार किस तरह की सोच रखती है। आपका खैर मकदम है आफ्ताब साहब। शुक्रिया। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप इलेक्शन के बाद मुझसे बातचीत करने वाले पहले हरियाणा के सियासतदान हैं। क्या वजह हुई कि इस बुरी तरह से पार्लियामानी इलेक्शन में आप लोगों को शिकस्त का सामना करना पड़ा? हम ये मानते हैं जो यूपीए 2 का जो कार्यकाल रहा, जो विकास के, जो तरक्की के और जो फैसले लिए गए तमाम देश में, हम उनको पूरी तरीके से जनता के बीच में और जिनके लिए वो फायदे फराहम कराए गए थे उनको सही तरीके से उनको नहीं पहुंचा नहीं सके, अपने प्रोग्राम्स को और उन चीजों को नहीं पहुंचा सके। जबकि जो बढ़ती हुई कीमतें थी, भ्रष्टाचार के जो आरोप थे और जो अन्य जो मसले थे वो कहीं न कहीं हावी होते चले गए। और मीडिया ने भी एक व्यक्ति विशेष को इतना महत्व दे दिया जिससे कि उसको एक प्रोजेक्शन ऐसी हुई कि अब तो सब चीजों का मतलब जो है उसी में होगा। और कहीं न कहीं उसमें हमारी एक पार्टी की अपनी जो इस चीज की थी और एक संगठन के तौर पे और एक सरकार के तौर पे जो हमारे अच्छे कार्य किए गए थे वो जनता के बीच में ना, और इसी शिकस्त हुई उसका कारण सबसे बड़े। आप कह रहे हैं आफ्ताब साहब कि मीडिया का भी रोल इसमें रहा, मीडिया ने भी एक शख्स को बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट किया, ये अक्सर कहा जाता है। लेकिन आपको याद दिलाएं आफ्ताब साहब कि पूरे इलेक्शन के दौरान नरेंद्र मोदी ही वो अकेला शख्स था जिसने 450 पब्लिक मीटिंग की। अब हम लोगों की मजबूरी ये है कि अगर कहीं पे कोई मीटिंग कर रहा है तो हमें जाना ही जाना है। आप पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेस के सियासतदान, दूसरी पार्टियों के सियासतदान जितने हैं सबको एक जगह भी कर लीजिए तो 450 रैलियां किसी ने नहीं की। तो जब वो रैली करेगा, आप करें या कोई भी करेगा, तो कैमरा वहां पहुंचेगा। तो ये कहना कि मीडिया ने प्रेरित किया बिल्कुल बेबुनियाद है। और चूंकि उनकी रैलियां हो रही थी, रैलियों में भीड़ हो रही थी और कुछ बातें भी ऐसी कर रहे थे जो लोग सुनना चाहते थे, देखना चाहते थे, इसलिए। उसके बरक्स आपकी पार्टी के सियासतदानों ने कितनी रैलियां की, कितनी जनसभाओं में गए, ये आपके सामने है। मैं ये मानूंगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चाहे अध्यक्षा थी, चाहे हमारे उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, रैलियां तो उन्होंने भी की देश में, पूरे देश में। जब मीडिया ने उसको भी पूरा दिखाया नहीं, उसमें जहां उस चीज का दिखाने की बात थी, दिखाया जाता था, मतलब उसमें जो भीड़ थी वो भी भीड़ रही, अपनी बात कहने का रहा। लेकिन जो एक चर्चा रही किसी तौर पर, जिस तरीके से फोकस रहा, हम ये कहेंगे कि अब ये उतर चुके हैं, अब ये पहुंच रहे हैं, हर एक चीज को एक माइन्यूटली उसको करके, और हमारी अगर कहीं जनसभा हुई तो उसका एक सिर्फ जनसभा का दिखाते हुए, तो बोलते हुए का दिखाते हुए। मतलब आप ये नहीं मानिएगा कि आप लोगों ने कम जनसभा की, आप लोगों के पास बताने को ज्यादा कुछ नहीं था? ऐसा नहीं था, प्रचार प्रसार पूरा भारत में किया गया था। सारे हमारे तमाम जो आला नेता हैं उन्होंने अपनी जो तकरीरें थी, जो मीटिंगें थी, वो सारी करी, ऑर्गेनाइज करी। लेकिन जो है मीडिया ने निसंदेह इस चीज को मैं कह सकता हूं कि एक शख्स को और उस चीज का बेशक उनका अपना प्रबंधन आप कह रहे हैं, मैं सुन लूंगा। लेकिन देखिए, जब आदमी हारता है तो 10 बहाने होते हैं, जीतता है तो जीत की कोई वजह नहीं होती है, जीत जीत होती है। लेकिन ये बताइए, ये माना जा रहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा की क्यादत में हरियाणा में ये उम्मीद की जा रही थी कि आप लोग बहुत अच्छा कीजिएगा, और छोटा स्टेट है, ज्यादा सीट नहीं थी, लेकिन वहां भी इस तरह से शिकस्त हो गई। क्या कांग्रेस में आपसी रंजिश? पॉलिटिक्स में जो है आइसोलेशन में कोई चीज नहीं होती। जब एक माहौल तमाम देश में, दिल्ली के आसपास का हमारा प्रदेश है, और उसमें जिस तरीके से एक नतीजा आया था विधानसभा में और जिस तरीके से वो आया था, हरियाणा में मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2 बार लोकसभा में 10 में से 9 पार्लियामेंट सीट जीती थी, और 2 बार लगातार हरियाणा में राज्य सरकार बनी है कांग्रेस के नेतृत्व में, और विकास कार्य भी हुए। लेकिन जहां केंद्र नेतृत्व की बात होती है, और क्योंकि नेशनल जो है एजेंडाज पे लोकसभा इलेक्शन लड़ा जाता है, तो उसमें हम ये कहेंगे कि जो इश्यूज थे वो
हरियाणा के उसमें मतदाताओं पे वो भी भारी पड़े, और जो पार्टी का वजूद नहीं था, जिसके पास कैंडिडेट नहीं थे, जो कैंडिडेट भी कांग्रेस पार्टी से डेजर्ट करके जिनको जो लोग गए उनको कैंडिडेट वो जीत गए। तो वो इसीलिए था क्योंकि वो जो जैसे मैंने बताया वजूहात थी कि लोगों को एक चेंज और लोगों को जो ये प्राइस राइज और करप्शन के जो इश्यूज, जिस चीज को हम कांग्रेस इफेक्टिवली, आप यहाँ के एक कांग्रेसी नेता छोड़ करके बीजेपी में आए, भारी वोट से जीते और वो आज वजीर भी हैं, क्या कहिएगा कि वो ज्यादा अकलमंद निकले? नहीं, अकलमंद तो नहीं निकले किसी चीज के लिए। उन्होंने अपने जो है जो अपने स्वार्थ की और अपने राजनीतिक पूर्ति के लिए अपनी राजनीति का उसका चाल चली, और उस चीज में कई बार उस चीज में फायदा भी हो जाता है, जिससे आपकी बार आज लग रहा है जैसे उसको फायदा हो। आफ्ताब साहब, आप सियासत में इतने लंबे वक्त से हैं, अगर इस तरह की बात नहीं थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली में कैंप किए हुए थे, वो पूरे तौर पे सोनिया गांधी से मिल रहे थे, आपके हरियाणा के प्रभारी से मिल रहे थे, और ये माना जा रहा था जब तक कि शकील अहमद साहब का बयान नहीं आया कि उनको हटाने की बातें तय हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा जो है वो दिल्ली के आसपास है, और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है वो ज्यादातर दिल्ली में ही, और सोनिया जी क्योंकि हमारी नेता हैं, और शकील साहब पिछले 1 महीने से पहले ये बयान आ गया था शकील साहब का कि उनको उनकी क़यादत में ही हरियाणा का चुनाव जो है आगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, उसकी चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर भी यहाँ जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश अध्यक्ष को समय गुजारना पड़ता है। तो ऐसी कोई मुहिम नहीं थी। वो ठीक है, किसी कुछ लोगों का एक आध किसी का बयान जरूर आया था, लेकिन ना मुहिम थी ना पार्टी। चलिए आपसे सीधा सवाल, अगर अभी जब इलेक्शन होने वाला है, क़यादत आपकी हुड्डा साहब की ही रहेगी, उनकी ही क़यादत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या लगता है कि फिर आप सरकार बना पाइएगा या बुरी हालत हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि पिछले इलेक्शन के बाद फिर आपसे बात करेंगे। 9.5 वर्षों में जब से हरियाणा में कांग्रेस ने अपना शासन संभाला और माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के क़यादत में सरकार बनी, उसमें जो विकास और जो हरियाणा ने एक तरक्की हासिल करी है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हम बात कर लें, चाहे प्रति व्यक्ति आय की बात कर लें, निवेश की बात कर लें, चाहे अपना स्टेट के एक डेवलपमेंट का रोल मॉडल बना के एक ऐसा हमने कोशिश किया है, एक बुनियाद ऐसी रखी है जो एक आने वाले समय में हरियाणा को एक बहुत वाइब्रेंट और एक बहुत ही आने वाले समय में एक ऐसी डेवलपिंग स्टेट हिंदुस्तान की बनने जा रही है, जो अपने आप में एक नमूना होगी, क्योंकि उसमें सब चीजों की तरफ तवज्जो दी गई है। चाहे उसमें एजुकेशन की बात करें, चाहे कोई भी शोबा हम देख लें, किसी भी उसमें देख लें। चलिए आपसे पूछता हूँ कि 3 ऐसी चीज बताइए जो आपको लगता है कि हुड्डा सरकार ने ऐसा किया है कि जिसकी वजह से उनको फिर वापस आना चाहिए। एक तो सबसे पहले हरियाणा में जिस तरीका का एक, लोग ये कहते हैं कि हरियाणा जहां था वहां रुक गया। नहीं, हरियाणा ने जो तरक्की करी है, जो एक निवेश और जो एक व्यापारी का एक विश्वास था, वो उसको रिस्टोर किया गया है। एक समय ऐसा था, एक मुख्यमंत्री और एक पार्टी के नेताओं की सरकार ऐसी थी जब यहां से उद्योग पलायन करने लगे थे, व्यापारी जाने लगा था और एक भय का माहौल था। आज हम ये कह सकते हैं निसंदेह कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर लें, इंडस्ट्रियल फ्रेंडली की बात कर लें, या व्यापारी के मतलब हितों की बात कर लें, या आमजन की बात करें, एक माहौल दिया गया है जिससे कि सभी लोगों को यहां अपना कार्य कर सकें, अमन चैन से रह सकें। और एक माहौल, इस बात का पॉलिटिकल मैसेज है कि हरियाणा जो है एक पीसफुल और एक ऐसा स्टेट है जो बाहर के लोगों को उसको सपोर्ट करता है। इसके अलावा हमेशा से मांग रही हरियाणा में बिजली के लिए जितना कार्य पिछले 9.5 वर्षों में 30,000 करोड़ रुपए की लागत से बिजली के कारखानों को लगाने के लिए किया गया है। आज हम ये कह सकते हैं बढ़ती हुई मांग और निरंतर बढ़ती हुई हर रोज जरूरत के हिसाब से, क्योंकि बिजली एक ऐसी जरूरत बन चुकी है, वो जो जीवन रेखा है आज की जिंदगी की, और उसको देखें तो उसमें हमने नए कारखाने स्थापित करके उनको शुरुआत करके बिजली मुहैया कराई है। जिस तरीके से पड़ेगा, वक्त हो गया है ब्रेक का। आफ्ताब साहब ये बता रहे हैं कि हरियाणा में बहुत तरक्की हुई है, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, वहां बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। इनका ये दावा है, ये इन दावों में कितना दम है वो तो आने वाला इलेक्शन बताएगा, लेकिन ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। स्वामी जी, गुरुजी ठंडाई। गुरुजी ठंडाई, गुरुजी ठंडाई, प्रकृति का वरदान, हर घर के नाम गुरुजी ठंडाई।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आफ्ताब अहमद साहब हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल नकारा है कि हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम है। शायद उनको ये भी मानने में दिक्कत हो रही है कि खाप पंचायतों को लेकर के भी हरियाणा में दिक्कत है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, अब फिर जानने की कोशिश करते हैं कि ये खाप का निजाम है वहां पे, उसको कैसे देखते हैं आप? देखो, जहां भी ग्रामीण भारत में बात करें, पूरे भारतवर्ष में, और खास तौर पे नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो खाप जो इंस्टीट्यूशन है हजारों वर्षों से समाज को और सामाजिक ढांचे को मजबूत करने के लिए और आपसी भाईचारे को मजबूत करने के लिए, सभी बिरादरियों के बीच में एक समन्वय रखने के लिए ये हुई है। उसमें कुछ उनके निर्णय जो हैं वो जरूर आपकी नजर में आ जाते होंगे, लेकिन जो एक हजारों निर्णय करके वो समाज में एक समन्वय और एक आपस में भाईचारे को जो लेकिन वो तो ये भी हक नहीं देते कि एक लड़का एक लड़की अपनी मर्जी से शादी कर ले। आपके सामने जो है कुछ ऐसे एक आध मसले जरूर आ जाते होंगे, लेकिन मैं ओवरऑल कर रहा हूं कि उसमें बहुत बड़ा इनका एक रोल है कि आपको ये नहीं लगता आफ्ताब साहब कि खाप पंचायत में जिस तरह से काम करते हैं उसको रेगुलराइज करने की या रेगुलेट करने की जरूरत है? नहीं, रेगुलेट करने की जरूरत नहीं। कुछ ऐसे फैसले जरूर मैं मानता हूं आपकी निंदा बात करते हैं जिनके, लेकिन मोर और लेस हम ये मानते हैं कि उनके जो एक रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे फतवों को लेकर ये बात होती है कि ज्यादातर जो फतवे आते हैं वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के मसाइल को हल करते हैं। शरई अदालतों के बारे में भी ये बात होती है, दारुल इफ्ता दारुल क़ज़ा के बारे में भी होती है कि वो सरकारी जो जुडिशरी है उसके काम को आसान करते हैं। वो मसले वहां तक नहीं। खाप पंचायत भी इस तरह की चीजें करती है। खाप पंचायत स्वामी जी, गुरु जी ठंडाई। कातिल होगा बेनकाब जब होगी तफ्तीश। देखिए शनिचर की रात 9:30 और इतवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर। हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ इंसाफ का कारवां। आलमी समय, सच की पहचान। क्यों ताऊ, सरपंची छोड़ के रंगाई शुरू। बेटा याद रख, लाल रंग मतलब खतरा, जैसे इस हैंडपंप का पानी। मतलब बताता हूँ। सरपंच जी जानते हैं बिटिया दांतों की बीमारी से क्यों पीड़ित है? कारण है दूषित पानी। हानिकारक रसायनों से दूषित पानी का सेवन करने से गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। सरपंच होने के नाते गांव के हर हैंडपंप की जांच करवाएं और अगर पानी दूषित हो तो लाल रंग करवाएं।
कहाँ चल दी? साफ और सुरक्षित पानी लेने। सही कहते हैं काका, लाल मतलब खतरा। जल ही जीवन है। अच्छी सेहत चाहिए तो साफ जल अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आफ्ताब अहमद साहब हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल नकारा है कि हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम है। शायद उनको ये भी मानने में दिक्कत हो रही है कि खाप पंचायतों को लेकर के भी हरियाणा में दिक्कत है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, अब फिर जानने की कोशिश करते हैं कि ये खाप का निजाम है वहां पे, उसको कैसे देखते हैं आप? देखो, जहां भी ग्रामीण भारत में बात करें, पूरे भारतवर्ष में, और खास तौर पे नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो खाप जो इंस्टीट्यूशन है हजारों वर्षों से समाज को और सामाजिक ढांचे को मजबूत करने के लिए और आपसी भाईचारे को मजबूत करने के लिए, सभी बिरादरियों के बीच में एक समन्वय रखने के लिए ये हुई है। उसमें कुछ उनके निर्णय जो हैं वो जरूर आपकी नजर में आ जाते होंगे, लेकिन जो एक हजारों निर्णय करके वो समाज में एक समन्वय और एक आपस में भाईचारे को जो लेकिन वो तो ये भी हक नहीं देते कि एक लड़का एक लड़की अपनी मर्जी से शादी कर ले। आपके सामने जो है कुछ ऐसे एक आध मसले जरूर आ जाते होंगे, लेकिन मैं ओवरऑल कर रहा हूं कि उसमें बहुत बड़ा इनका एक रोल है कि आपको ये नहीं लगता आफ्ताब साहब कि खाप पंचायत में जिस तरह से काम करते हैं उसको रेगुलराइज करने की या रेगुलेट करने की जरूरत है? नहीं, रेगुलेट करने की जरूरत नहीं। कुछ ऐसे फैसले जरूर मैं मानता हूं आपकी निंदा बात करते हैं जिनके, लेकिन मोर और लेस हम ये मानते हैं कि उनके जो एक रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे फतवों को लेकर ये बात होती है कि ज्यादातर जो फतवे आते हैं वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के मसाइल को हल करते हैं। शरई अदालतों के बारे में भी ये बात होती है, दारुल इफ्ता दारुल क़ज़ा के बारे में भी होती है कि वो सरकारी जो जुडिशरी है उसके काम को आसान करते हैं, वो मसले वहां तक नहीं। खाप पंचायत भी इस तरह की चीजें करती है। खाप पंचायत की बहुत सारी चीजें अच्छी भी होती है, लेकिन जो मुतनाज़ा चीज वो करते हैं, आपको नहीं लगता है कि एक इंसान का अपना जो हक है, ह्यूमन राइट्स है, उसका वायलेशन करते हैं? ये यहाँ बैठ के हमें ये लगता है, लेकिन अगर आप ग्रामीण पृष्ठभूमि को देखें तो हमारे यहाँ समाज में एक तरह की एक व्यवस्था कायम है कि जिसको हमें मतलब व्यवस्था कायम है, किसी को सजा दे दो? नहीं, सजा नहीं देने का, एक चीज को रेगुलेट करने की बात है। मतलब आपको लगता है इंस्टीट्यूशन जो है खाप का उसकी जरूरत है? वो जरूरत है, इसीलिए वो सर्वाइव भी कर रहे हैं और इसीलिए उनकी मान्यताएं भी हैं और समाज में भी उनका अपना एक रोल है और इसीलिए उनका एक इम्पोर्टेंट अपना जो है जो रोल करते आ रहे हैं। और इसीलिए हो सकता है जो कुछ ऐसे निर्णय हो तो वो अपने समय अनुसार उन चीजों पे सुधार होकर उन चीजों को रोक भी लगेगी और उन चीजों के ऐसे निर्णय आने बंद हो जाएंगे। लेकिन हम ये मानते हैं खाप पंचायत का एक अपना बहुत जिम्मेदारी का साथ रोल है जिसको निभाते हैं, जिससे कि समाज में सब। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप मुस्लिम सियासत करते हैं, मुसलमानों के चेहरा हैं आप हरियाणा में, जिस तरह से मुल्क में एक ऐसी सरकार बनी है जिसमें ये माना जा रहा है कि मुसलमानों की भागीदारी नहीं है, वैसी सूरत हाल में आपका इलेक्शन में स्टेट जा रहा है, अगर उसी तरह की हवा चली, आप इनके हुकूक को किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे? हम तो जो है इसमें कोई दोहराए नहीं कि आज़ादी के बाद अगर कभी क़यादत की सबसे बड़ा खतरा अगर अक़लियत पे आया है तो वो इस लोकसभा चुनाव के बाद आया है। चाहे संख्या की बात कर लें, चाहे उनकी नुमाइंदगी की बात कर लें। जिम्मेदार कांग्रेस है? नहीं, जिम्मेदार कांग्रेस नहीं, जिम्मेदार इस तरीके का एक माहौल बनाया गया कि उसमें पोलराइजेशन और इस तरीके से हुआ जिससे कि नुकसान कांग्रेस को हुआ और जिम्मेदार कांग्रेस नहीं है, नुकसान कांग्रेस को हुआ। आपसे एक चीज जानना चाहिए, मुसलमानों के हवाले से एक चीज बहुत ज्यादा है जो पूरे माशरे को परेशान कर रही है। मुख्तलिफ सूबों में मुस्लिम नौजवानों को दहशतगर्दी के इल्जाम में पकड़ा गया है। सैकड़ों हजारों लड़के पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों में दहशतगर्दी के इल्जाम में हैं। हरियाणा में किस तरह की सूरत है? हरियाणा में इस तरह का कोई वो नहीं है। हरियाणा के लोग, मेवात के हवाले से एक बार हमने सुना था, एक बार आया था, उसके बाद ऐसा कोई नहीं आया और उसमें भी चीजों को जो है बढ़ा चढ़ा के किया जाता है। हरियाणा के जो है मेवात के खास तौर के इलाके के, वो अपने देशभक्ति, अपनी देश के प्रति जो उनकी देशभक्ति का जो है, चाहे वो मुगलों से लड़ाई की बात हो, चाहे अंग्रेजों से लड़ाई की बात हो, चाहे आजादी की बात हो, हमेशा बढ़ चढ़ के और हजारों के संख्या में लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। और मैं ये मानता हूं आज भी किसी दहशतगर्दी का, किसी का, उसका किसी चीज का कोई वो नहीं है। हाँ, कई बार ऐसे
मामले आते हैं, लेकिन वो आखिर में जाके वो झूठे निकलते हैं, किसी तरह का नहीं है। और फिलहाल आपके यहाँ कोई इस तरह का मामला है? फिलहाल यहाँ ऐसा कोई मामला नहीं। हमें फक्र है इस बात का कहते हुए कि हमारे लोग पूरी तरह से अपने हिंदुस्तान के अपना देश मानते हैं। आफ्ताब साहब, हरियाणा की जब हम बात करते हैं, हरियाणा की तरक्की की बात करते हैं और उसकी तो हमेशा ये दिखता है कि मॉल्स के हवाले से हरियाणा की तरक्की की बात देखी जाती है, सड़कों के हवाले से देखी जाती है, लेकिन दूसरे जो इंडेक्स हैं तरक्की के, तालीमी इदारे हो गए, कॉलेजेस हो गए, प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हो गई, वो उस तरह से हरियाणा में नहीं दिखती हैं। अगर मेडिकल कॉलेज के हवाले से बात करें, यूनिवर्सिटीज के हवाले से बात करें, आईआईटीज के हवाले से, तो वहां हरियाणा कहीं पिछड़ता हुआ दिख रहा है। आपसे सवाल ये है कि क्या हरियाणा को एक कंक्रीट का जंगल बना के देखना आप ज्यादा पसंद करेंगे, या वहां पे और भी दूसरी तालीमी और दूसरी जो बेदारी है वो भी लाएंगे? नहीं, मैं एक बात आपके उसमें कहूं, हरियाणा जो है एक हिंदुस्तान का अगर फूड बाउल कहोगे तो आप उसमें कोई नहीं। आज चाहे गेहूं की उत्पादन की बात करें, चाहे धान की उत्पादन की बात करें, हरियाणा का जो शेयर है वो अपने परसेंटेज जितना लैंड शेयर है उससे ज्यादा कहीं अधिक हो गए, बड़े बड़े राज्यों से भी ज्यादा, सिवा पंजाब के, उससे ज्यादा मतलब अपना पूल इन करता है। और कंक्रीट की जंगल की बात की, तालीम की जब ये शुरुआत हुई थी, जब सिर्फ 8 यूनिवर्सिटीज थी, आज 35 यूनिवर्सिटीज हैं हरियाणा में। मेडिकल कॉलेज की बात करें तो सिर्फ 2 मेडिकल कॉलेज थे, आज 6 के करीब मेडिकल कॉलेज। आपके सरकार की क्या कंट्रीब्यूशन है? ये हमारी सरकार की पिछले 9 साल में आप बता रहे हैं। 9.5 साल। और मैं एक बात, 9.5 साल में 8 से 35 कर दिया आपने, ये कह रहे हैं आप? और मतलब आपके दौरे इख्तिदार में इतने कॉलेजेस खुले हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, जो पूरे स्टेट्स को जो मेडिकल कॉलेज नहीं बने, मेरे अपने जिले में 550 करोड़ रुपए की लागत से शहीद हसन खां मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पिछले 2 सालों से कार्य कर रहा है। उसमें 16 अगस्त 2013 को 100 एमबीबीएस के बच्चों का एडमिशन हो चुका है। इस साल भी एमसीआई ने उस 100 सीटों को और आगे बढ़ाया। तो मैं कहना चाहता हूं, जहां ये कहा जाता था जिस इलाके में, मेरे इलाके में, कि यहां डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, लेडी डॉक्टर नहीं है, वहां हमने डॉक्टर और वो तो फ्राहम कराए, लेकिन एक मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश करके अपने लोगों की सेहत के लिए आज लाखों लोग करोड़ों रुपए के अपने खर्चे से बच के अपना बेहतर से बेहतर इलाज। ये बताइए कि आपने खुद ये कहा कि वहाँ पे डॉक्टर और इंजीनियर्स नहीं होते हैं, नर्सेज नहीं होती, क्या वजह है लोग जाना नहीं चाहते हैं? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मेवात में कोई मसला नहीं है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कही जाती थी पहले। आज के दिन जो सूरत हाल है उसको मैं बयां कर रहा हूं। आज हम वहां डॉक्टर हैं, आज वहां नर्सेज हैं, आज वहां मेडिकल कॉलेज को हम रन कर रहे हैं। आज हम 35,000 रुपए ज्यादा एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को हर महीना देते हैं कि वो वहां अपनी सर्विस करे, क्योंकि डॉक्टर्स की हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर्स की कमी है। और उनको क्योंकि स्पेशलाइज्ड सर्विसेज लेने के लिए हमें इंसेंटिव देने पड़ते हैं, तो हरियाणा सरकार जो है 35,000 रुपए हर महीना एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को हमारे इलाके में वहां नौकरी करने के लिए फालतू देती है, जिससे कि होता है। आज उन चीजों को हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप किया है, पीएचसी सीएचसी बनाए हैं। आज उस जैसे आपने सड़कों की बात करी, मेवात जिला एक ऐसा जिला है जो दिल्ली देश की राजधानी से 4 लेन की सड़क से जुड़ा हुआ है, और कहीं से यूपी से राजस्थान से भी उसके लिंकेजेस में जो है वो पड़े। आज इस चीज को हम कह सकते हैं कि बहुत सी चीजों पे जो काम हुआ है। यानी आपकी बात अगर मान लें तो मेवात में वो अब हालात बेहतर हुए हैं। पिछले 9 साल की बात करें तो बहुत ज्यादा बेहतर हुए हैं। उससे पहले कोई काम नहीं हुआ था, लेकिन अब कोई काम हुआ है। लेकिन उससे पहले भी आपकी सरकार थी? नहीं, पहले भी थी, रही है सरकारें, लेकिन जिस वॉर फुटिंग पे हमने एक मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, श्रीमती सोनिया गांधी ने, क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी का हमेशा जब भी चुनाव में दौरा हुआ है वो इस इलाके में जाती रही हैं। उसके अलावा जननी शिशु कार्यक्रम जो पूरे विश्व हरियाणा हिंदुस्तान में शुरू हुआ था, उसकी शुरुआत भी हमारे इलाके से जाके की थी। वो भी इस बात की हमेशा चिंतित रहती हैं कि इस इलाके की तरक्की हो, और इसी वजह से, इतना फोकस होने की वजह से, इतना पार्टी की लीडरशिप की और खास तौर पे मुख्यमंत्री की जो प्रयास थे, यानी आपसे ये लगता है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने हर वो काम किया है कि उनको तीसरी बार भी हुकूमत बनानी चाहिए? बेशक हरियाणा में तो किया है, और खास तौर पे मेरे अपने इलाके में तो उन्होंने जो कार्य करके। आपको नहीं लगता है कि देश में जिस तरह की हवा चल रही है उस हवा का पूरा असर हरियाणा पे होने वाला है? नहीं, मैं नहीं समझता। हरियाणा की जनता जो है वो पॉलिटिकली और बड़ी अवेकनिंग है उसमें, और
अपने आम आदमी पार्टी का कितना असर है आपके यहाँ? हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी का जो उनके नेता थे, उनकी जो चलिए वो योगेंद्र यादव वहां से हार गए, और इसीलिए आज उनके नेताओं के जो बयान आते हैं कि वो हरियाणा में राजनीतिक नहीं करेंगे और क्योंकि दिल्ली में फोकस करेंगे, वो इसी बात का नतीजा है कि वहां उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला। और यानी आप ये कह रहे हैं कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी वहां कोई फैक्टर नहीं है, आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से होगी? भारतीय जनता पार्टी से, और कुछ जगह पे हमारी पार्टी INLD से, मतलब कई। लेकिन सरकार साजी के लिए आपको उम्मीद है? हाँ, सरकार इंशाल्लाह जो है हमारी कांग्रेस की बनेगी, और हम ये जो कार्य किए हैं, हरियाणा को जो नंबर 1 देश में बनाया गया है, जो प्रयास किया गया है, जो एक ढांचा बनाया गया है, और जो एक सोच है, उसको और मजबूती मिलेगी, जनता का समर्थन मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। चलिए नाज़रीन, अभी आप बातचीत देख रहे थे आफ्ताब अहमद साहब से, हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। बहुत वजाहत और एतमाद के साथ कह रहे हैं कि इनकी सरकार फिर से वापस आएगी, आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई जोर नहीं है, इनकी लड़ाई सीधे भारतीय जनता पार्टी और कुछ जगहों पे INLD से है। इनके दावों में कितना सच है, ये अक्टूबर में जब इंतखाबात होंगे तब पता चलेगा। आज तकरार में बस इतना, अगले हफ्ते फिर किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए, आदाब।